स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि 14 साल में आखिरकार 55 लाख से कैसे राहुल गांधी की प्रॉपर्टी 9 करोड़ की हो गई। रविशंकर प्रसाद ने 2004 में दिए राहुल गांधी के हलफनामे का जिक्र करते हुए उसी के हवाले से ये बात सामने रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज है। अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और साथ ही उनके इनकम के सोर्स को लेकर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के इनकम का सोर्स क्या है। साथ ही इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने जाहिर सी बात है रॉबर्ट वाड्रा हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रही है, रॉबर्ट वाड्रा को भी बीजेपी के निशाने पर लिया और पूछा कि ये क्या वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जिसके जरिए राहुल गांधी की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, वो सबसे पहले सुनिए। राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जी एमपी हैं और उनकी कमाई का साधन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह है और तो वो कोई उनके पास स्पष्ट आय का साधन नहीं है, एज ए प्रोफेशनल या बाकी कुछ। उनके इलेक्शन एफिडेविट में देखा जाए तो 2004 में उन्होंने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया था 55,38,123। 2004 के अपने इलेक्शन के एफिडेविट में राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति बताया था 55,38,123। ये 2009 के चुनाव में 2 करोड़ हो गई और 2014 के चुनाव में 9 करोड़ हो गई। अब एमपी की तनख्वाह कितनी होती है हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का छोटा मोटा वकील था, अब मंत्री हूं तो तनख्वाह कितनी मिलती है पता है। तो राहुल गांधी जी कृपया बताइए कि व्हाट इज दिस राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम ए मेयर 55,38,123 in 2004, your asset grew to 9 crore in 2014. सिलसिलेवार तरीके से पहले 2004, 2009 और फिर 2014 का जो हलफनामा है राहुल गांधी का, उसको सामने रखा रविशंकर प्रसाद ने और उसके बाद इनकम के सोर्स पर सवाल उठाए। आगे बढ़ते हैं और इस बीच बीजेपी ने तय किया है कि कल देश भर में 500 जगहों पर प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विपक्ष का घेराव करेगी। आगरा में अमित शाह अगुवाई करेंगे इस पूरे प्रदर्शन की और कल देश भर में बीजेपी का यह प्रदर्शन 500 जगहों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो विपक्ष का रवैया रहा है, विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं उसको अब सड़क पर उतारने का मन बना लिया है बीजेपी ने। उसके खिलाफ पुख्ता रणनीति के साथ कल भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी। कुल 500 जगहों पर प्रदर्शन होगा। खुद अमित शाह इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे और जाहिर सी बात है जिस तरीके से चाय वाले को बीजेपी ने भुनाया था 2014 में, चौकीदार को अब मुद्दा बना लिया गया है। उसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। 500 जगहों पर यह पूरा प्रदर्शन और खुद अमित शाह इसकी अगुवाई करेंगे। Presented by Havells Lighting. Better light, better life. Associate sponsor Rupa Frontline. ये आराम का मामला है और एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और आज किसी मुद्दे पर नेताओं की बहस नहीं होगी, बल्कि हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े वोटर जन जागरूकता अभियान की। हमारे इस कैंपेन का आज 9वां दिन है। इस कैंपेन में हम शहर शहर लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे उनका चुनावी मिजाज मूड जान रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो अपने नेता से क्या वादा चाहते हैं। वैसे तो नेता वादा करके भूल जाते हैं, इसीलिए हमारी मुहिम है कि अब की बार लिखकर दो सरकार, ताकि बाद में वादे से मुकरने की गुंजाइश न रह जाए। अब की बार लिखकर दो सरकार में आज हम आपको अलग अलग शहर लेकर चलेंगे और जानेंगे कि चुनावी मौसम में जनता का मूड क्या है, जनता क्या वादा चाहती है अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधि से।
और चलिए सबसे पहले रुक करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुक करते हैं। शिवपूजन, हम चाहेंगे कि आप लोगों से बातचीत करें, उनसे उनका चुनावी मूड समझें और किस वादे पर वो सबसे ज्यादा फोकस चाहते हैं जिसके लिए वो कहेंगे कि अब की बार लिखकर दो सरकार। देखिए, आज सुबह से मैं तकरीबन 2 अलग अलग जगह पर गया और लोगों से बातचीत हमने की। तकरीबन 25 से 30 लोग एक एक जगह हमें मिले। उनसे जब लंबी बातचीत हमने की, सबका यही कहना था कि हर चुनावी आहट के साथ नेता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए वो हाइबरनेट करने चले जाते हैं, यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो इस मुहिम की लोगों ने पूरी मुखालफत की। सबका यही कहना था कि ये मुहिम बहुत अच्छी है और ऐसी मुहिम होनी चाहिए। अब की बार जब नेता उनके दरवाजे पर पहुंचेगा तो जरूर उनसे लिखवा कर दस्तखत करवाएंगे ताकि उनसे हिसाब किताब बराबर किया जा सके। बिल्कुल शिवपूजन, और साथ ही जो चुनावी स्थिति है, जो चुनावी माहौल है, उस पर जिन जिन जगहों पर आप गए, आपने लोगों से बातचीत की, तो लोगों के मूड को आपने क्या समझा? जी हाँ, ये अहम सवाल है। चूंकि एनडीए ने तकरीबन सारे कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। खगड़िया एक सीट है जिसपे की घोषणा होना बाकी है। अमूमन जहां पे भी जा रहा हूं, मुद्दे 3-4 हर जगह कॉमन मुझे मिल रहे हैं। विकास का मुद्दा कहीं न कहीं मुझे गुम होता हुआ सा दिखा। विकास यहां मुद्दा सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा मुझे दिखा राष्ट्रवाद का। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं मोदी को एक अपर हैंड सा मिलता जा रहा है, खास करके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। लेकिन वहीं साथ में जीएसटी भी एक मुद्दा है, डिमोनेटाइजेशन भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन का भी एक मुद्दा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी आज अलग अलग जगहों पर जाकर के लगातार फिर आक्रामक हुए हैं नरेंद्र मोदी पर, खासतौर से ये कहते हुए कि देश का चौकीदार चोर है, यानी कि उस रेटोरिक को लगातार वो मेंटेन कर रहे हैं। ये भी कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन में कौंध रहा है। वो भी सवाल करना चाहते हैं कि अगर सरकार क्लीन है तो राफेल पर क्यों नहीं खुल करके सामने आती और सारे तथ्यों को सामने पेश करती। तो ये तमाम मुद्दे हैं, मुझे लगता है 2019 में ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं, खास करके बिहार में। बिल्कुल शिवपूजन, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा क्योंकि बिहार की सियासत वाकई मौजूदा वक्त में बड़ी दिलचस्प वाली हो गई है और उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा नजर रहती है तो बिहार पर नजर रहती है। फिलहाल मैं मध्य प्रदेश का रुख करूंगा, वहां से मेरे सहयोगी एहतियाब शेख इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतियाब, मध्य प्रदेश में चुनावों में कांग्रेस ने सरकार बना ली, बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, लेकिन बदले माहौल में लोकसभा के लिए कहा जाता है कि यह चुनाव बिल्कुल अलग होता है। क्या वहां की जनता भी इसे राज्य के चुनावों से अलग हटकर देख रही है? बिल्कुल राकेश, अगर हम मध्य प्रदेश के समीकरण देखें तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव जो था वो निश्चित रूप से बहुत अलग चुनाव रहा, क्योंकि स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा अहम थे यहाँ पर। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के अंदर राकेश, हम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में ग्राउंड जीरो के ऊपर जा रहे हैं, हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से हमें सियासी नब्ज मध्य प्रदेश की पता चलती है। निश्चित रूप से यहाँ जो मुद्दा है वो एक शीर्ष नेतृत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। और पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक अगर मैं कहूंगा राकेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर की जो फिजा है वो कुछ न कुछ बदली सी नजर आ रही है। जो फिजा हमने विधानसभा चुनाव के अंदर देखी थी कि कहीं ना कहीं नाराजगी शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट के खिलाफ थी, एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा लोड जो था, 13 मिनिस्टर्स हार गए थे, वो कहीं ना कहीं नाराजगी विधानसभा चुनाव के दौरान देखी गई। किसानों का एक बड़ा मुद्दा था मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं देखा गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव में राकेश, माहौल जैसे कि जो फिजा है वो बदली सी नजर आ रही है। पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि माहौल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं अहम माने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग आपके साथ मौजूद हैं जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि वैसे तो नेता आते वादा करके चले जाते हैं, इनकी उम्मीदें भी रहती हैं, जो वोटर्स हैं उनकी अपनी अलग उम्मीदें होती हैं, तो कौन सा वादा उम्मीदों पर सबसे ज्यादा हावी होने वाला है? किस वादे को वो चाहेंगे कि नेताजी आए लिखकर देकर जाएं? क्योंकि वैसे तो नेता वादा करके भूल जाते हैं, अगर लिखकर देंगे तो कम से कम मुकरने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल राकेश, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि इस बार लिखकर दो सरकार मुहिम के दौरान जब हम लगातार मध्य प्रदेश में जा रहे हैं तो अब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें नजर आने लगा है कि लोग खुद आगे होकर पूछते हैं कि सर वो फॉर्म जो हमने भरा था क्या इस बार नेताजी से हम भरवा लें। सर, मेरे साथ में यही के लोग मौजूद है, सर अब के बार लिखकर दो सरकार। इस मुहिम के तहत लगातार हम इस बात को कर रहे हैं कि नेताओं की जो वादा खिलाफी है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा है कि नेता इस बार लिख कर दे?
नेताजी को इस बार लिख के देना चाहिए, क्योंकि हर बार चुनाव आते हैं थोड़ी बहुत जुमलेबाजी होती है कि भैया ये कर देंगे वो हो जाएगा, उसके बाद 5 साल तक नेताजी हमारे इधर झांकने नहीं आते। नेताजी यही नहीं सोचते कि भैया 5 साल हो गए, पब्लिक के ऊपर क्या गुजर रही हो, पब्लिक क्या परेशान हो रही है, ये उनको कोई लेना देना नहीं है। बस चुनाव जीत गए, अपने घर बैठे और करो अपने मन के काम। सर तो इस बार लिखवा के ले रहे हैं? इस बार लिख के दो सरकार, यही होगा। अगर लिख के देंगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो इस बार अगर नहीं लिख के देंगे तो वोट नहीं देंगे। सर आप क्या कहते हैं कि नेताजी के वादे कितने पुख्ता होते? यस सर, आप जानते हो कि जब पब्लिक की याद तभी आती है नेता को जब चुनाव आते हैं। अनेक प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन वो उनका काम कोई जमीनी स्तर पे दिखता नहीं है बाद में, चुनाव के बाद। तो हमारा यही कहना है कि सर अब जो भी हो लिख के दे सरकार। सर इस बार इंदौर का कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको आप लिखवा कर लेना चाहेंगे? सर बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि अभी अच्छा किया है काम तो, लेकिन और भी कई सारे मुद्दे हैं जो करना चाहिए सरकार को। मुद्दा ये रहेगा कि मतलब हमारे इंदौर एमपी में रोजगार बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। जीएसटी और नोटबंदी कारण बहुत रोजगार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, तो थोड़ा बहुत इस बारे में भी सरकार सोचे। अगर राकेश आप सुन रहे हैं, लोगों को चिंता इसी बात की है कि इस बार नेताजी से तो लिखवा लेंगे कि जो रोजगार का मुद्दा कहा था वो लिख कर दे दीजिए, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा उसके बारे में लिख कर दे दीजिए। और मैं जिक्र कर रहा था राकेश के मध्य प्रदेश के अंदर हम जहां भी जा रहे हैं ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिल रहा है। कई सारे फॉर्म्स भर चुके हैं, लोग साइन करने के बाद में जब हम दोबारा वहां पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या सर अब हम इनसे लिखवा कर ले लें इस बारे में, ताकि हमें इस बात की सुनिश्चितता हो जाए कि हम आने वाले वक्त के अंदर नेताजी की कॉलर पकड़ के ये पूछ तो सके कि सर ये वादा आपने किया था इसको पूरा कब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर और हम पूरे देश में जोरदार तरीके से इस अभियान को चला भी रहे हैं। आज इस कैंपेन का 9वां दिन है और सिर्फ इंदौर में नहीं बल्कि हर जगहों से इतना ही शानदार रिस्पांस भी लोगों का मिल रहा है। और जब भी लोगों से बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि इस बार हम इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात को वो जानना चाहते हैं और साथ में उसमें अपनी सहभागिता को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि होली तो बीत गई, होली का रंग शायद अभी लगा रहेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव का जो रंग था वो क्या मध्य प्रदेश से एहतियात पूरी तरीके से हट चुका है? क्या अब लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से मध्य प्रदेश रंग चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत समय नहीं बीता, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, तो जनता का मूड क्या बदल चुका है लोकसभा चुनाव के लिहाज से? लोग क्या कहते हैं इस पर? राकेश बिल्कुल मैं लोगों से ही पूछ लेता हूं। और हालांकि ये कहा जाए कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी रंग पूरी तरह से इसलिए भी नहीं चढ़ा है क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर नहीं हुए, दोनों ही पार्टी की तरफ से अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सर विधानसभा चुनाव के अंदर जो माहौल हमने जो रंग देखा था वो रंग क्या लग रहा है कि अब इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी आपको वो रंग नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चुनावी माहौल अभी बना नहीं है इंदौर में। तो सर मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? पिछले विधानसभा चुनाव में तो पूरा उलटफेर कर दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। देखो पिछले चुनाव में थोड़ी जुमलेबाजी हुई है। अभी सरकार मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी उन्होंने बहुत सारे वादे करे थे। अभी बोल रही है सरकार की भी आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद जो भी वो करेंगे, क्योंकि उनने ये भी बोला था कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। पर उस बात को अभी 3 महीने हो गए, अभी तक ना कुछ हुआ है ना किसी का कर्जा। मेरा खुद का कर्जा मतलब आप इंतजार कर रहे हैं आपके कर्जे की माफी के। अच्छा मुझे ये बता दीजिए सर एक चीज बस जो मैं साफ तौर पे समझना चाहता हूँ, पिछले मुद्दे जो अलग हो रहे हैं, इस चुनाव के मुद्दे अलग अलग तो हो रहे हैं, पर इस बार थोड़ा लग रहा है कि मतलब ये है कि इस बार जो भी होगा, जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उससे हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया अब की बार लिख के दो आपके, हम ये कराएंगे और वो कराएंगे। ऐसा नहीं। राकेश सुना आपने? राकेश इंदौर की जनता उस बात को बिल्कुल पकड़ कर बैठ गई है कि इस बार तो लिख कर ही दे दो। ठीक है, एहतियात में आपके पास आऊंगा और मुद्दों के हिसाब से भी हम लोगों की राय जानेंगे कि वाकई जिन मुद्दों को इस बार पार्टियां मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं वो आम लोगों के लिए मायने रखते भी हैं या फिर नहीं मायने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं लखनऊ का रुख कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश का रुख इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहां पर हैं और दिल्ली का रास्ता यानी केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वर्णित, लखनऊ की जनता क्या कहती है? देखिए राकेश, सबसे पहले तो मैं बताऊं इस कैंपेन की बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इससे नेता की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। वो जो वादे कर रहे हैं वो कितने पूरे हुए हैं, किस स्तर पे हैं, ये सारी चीजें जो है जनता को जानने का हक है। और शायद इसीलिए अब की बार लिख के दो सरकार मुहिम के साथ आईटीवी ग्रुप की जो मुहिम है उससे लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं। आइए यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं, कितना उनको लगता है ये मुहिम कारगर है।
ये बताइए, इस मुहिम को आप कैसे देखते हो? आपको क्या लग रहा है, कितनी कारगर मुहिम है? सर, झूठी कारगर मुहिम। जो नेता आते वोट मांगने बाद उनसे मिलने नहीं जा पाओ, न उनसे कोई काम कह पाओ, काम के वादे कहो, काम करेंगे नहीं। अभी कुछ दिन पहले से चिड़िया के गेट पे आवारा पशु यहाँ घूम रहे थे, उसके लिए काम करने में शिकायत थी कि अफसरों से, वो भी काम नहीं हुआ। दूसरी बात सर ये है कि इन गरीब दुकानदार दुकान लगाए हुए थे, इनको बेवजह दुकान हटा दिया गया। वोट मांगने समय ये सब आते हैं, इनसे वोट मांगते हैं, फिर दुकानदारों को वोट जब इनके काम लग जाते हैं, दुकान लगानी है, तो कोई नेता इनके काम नहीं कराता है। मतलब रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कुछ इंतजाम होना चाहिए, वो भी इंसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। वोट मांगते हैं फिर अब नहीं होते हैं। तो इस बार इनके लिए क्या बोलेंगे कि लिख के दें कि इनको भी जगह बिल्कुल लिख के दें, और इनका काम मेरे माननीय क्षेत्रीय पार्षद श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी ने किया। सर ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, मुझे ये बताइए, अब की बार लिख के दो सरकार, जो ITV ग्रुप है हमारा, इंडिया न्यूज है, उसकी एक मुहिम है जिसके अंदर हम लोगों से कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए। जो नेता है उनसे कह रहे हैं लिख के दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आप बातें करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। कोई काम नहीं किया भाई इस राजनीति में, ये यहाँ पे बीजेपी में जितना भी काम हुआ है ठीक ही हुआ है फिलहाल। और जो भी हमारे यहाँ के पार्षद जी हैं, उन्हीं ने भाई इनके गरीब जो यहाँ पे जनता है उनको लोग परेशान करते थे, नगर निगम ने परेशान किया है। और जब हम लोग नेता लोगों के पास गए तो उनके लिए परेशानी के लिए तो वो नेता सुनवाई कोई नहीं करते हैं, और जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं वही उनकी सुनवाई कर रहे हैं। तो सारी बात एक बार लिख के दें, सरकार लिख के दें, अगर मुकरेंगी तो उनके ऊपर केस किया जाएगा। ये भी एक होना चाहिए। अगर आम आदमी कोई गलत काम करता है उनके ऊपर केस होता है, अभी ठेले वाले नगर उनको केस होता है। इसलिए नेता भी लिख के दें कि झूठा वाला जो करते हैं उसको लिख के दें कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये काम जो वाला करूँ करके दूंगा। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या मानना है, क्या होता है, वादे होते हैं पूरे? देखिए, जिस समय नेता आते हैं, चुनाव होता है तो कहते हैं मुझको वोट दिया, मुझको एक बार आजमाइए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं, 5 साल वो दिखाते नहीं है, ना दिखते हैं, ना कोई जाता है, तो मीठी बातें करके उसको वापस कर देते हैं। लेकिन तो दिल्ली में आराम से बैठते हैं, और अब की लिखित में थे और वादा करे कि हम ये काम करेंगे तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, आपका क्या मानना है? लिख के दो सरकार इस बार? हाँ भैया, लिख के दें, अब तभी वोट डाला जाएगा। तो कैसे होगा? और अगर जवाबदेही होनी चाहिए, अगर लिख के भी देते काम नहीं पूरा होता है तो कुछ कानून बनना चाहिए इनके खिलाफ भी। बिल्कुल बनना चाहिए। कानून बनाने वालों के खिलाफ भी कानून बिल्कुल नेताओं के खिलाफ भी। अपने आप को बचा लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% इनको लिख के दे तभी हम लोग वोट डालने जाएंगे। ठीक है। तो आपने सुना है यहाँ पे राकेश किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि जब तक लिख के नहीं देंगे तब तक इस बार उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जी वर्णित हमने लोगों की बातचीत सुनी, लोगों ने लोकल मुद्दे गिनाए, किन बातों को इग्नोर किया गया उन बातों को भी गिनाया। लेकिन मौजूदा सियासत पर अगर नजर डालें तो लोकल मुद्दों की बातचीत नहीं हो रही है। वर्णित कहीं राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से लगातार राफेल को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। असल मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है। जरा लोगों से बातचीत करिए और उनसे ये जानिए कि वाकई क्या उनके लिए भी राष्ट्रवाद और राफेल चुनावी मुद्दा है, या फिर जिन मुद्दों का वो जिक्र कर रहे हैं, जो उनकी आम दिनचर्या से जुड़े हैं, वो उनके लिए चुनावी मुद्दा है। हाँ, मुझे ये बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? राफेल बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद जो एक मुद्दा बना रहे वो मुद्दा है, या जो आम आदमी की जो आम समस्याएं हैं, रोड नहीं बन रही है, बिजली के खंभे नहीं लग रहे हैं, पानी की बड़ी किल्लत है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर जो है वो बह रहा है, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है आपके लिए कि राष्ट्रवाद और राफेल ज्यादा बड़ा मुद्दा है? नहीं, मतलब ये रोड बन जाए जिसपे हम लोग चलते हैं, गड्ढे गुड्ढे हैं उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। योगी जी ने पहले भी कहा था कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे प्रदेश को, लेकिन कहीं कहीं इतने गड्ढे हैं कि रात में आप जाएंगे, अगर लाइट व्यवस्था नहीं है वहाँ पर तो आप गाड़ी लेके गिर जाएंगे। ठीक है, एक मेरे साथ एक युवा, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? एक मिनट। सर, संतोष शर्मा। ये बताइए कि आपके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद, राफेल, ये जिसके ऊपर इतना भूमिका बांधी जा रही है, या आपको जो रोजगार मिलना चाहिए था, आपके घर में बिजली आनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, घर तक बननी चाहिए, ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है? सर, हमारे लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार हमको मिल नहीं रहा है। सर, रोजगारी। तो आपके लिए राफेल राष्ट्रवाद इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? सर, राफेल राष्ट्रवाद नहीं, घर में खाना होगा तभी राष्ट्रवाद होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? चलिए वर्णित, ठीक है वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव सामने हैं और हम लगातार चला रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोटर जागरूकता अभियान। इस कैंपेन का आज 9वां दिन है। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब शेख इंदौर से हैं, वर्णित हमारे साथ लखनऊ से हैं और अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। एहतियाब का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। एहतियाब, जो सवाल मैंने लखनऊ में पूछा था वो सवाल एक बार फिर से आपके पास। जो पार्टियां जिसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं,
कांग्रेस की ओर से लगातार राफेल को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, चौकीदार शब्द को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने इसे अब हथियार बना लिया है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर कल बीजेपी 500 जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है। तो वाकई ये मुद्दे जो पार्टियां तय कर रही हैं, ये लोगों के लिए मायने रखते हैं क्या? राकेश, मैं सीधे पहले युवाओं से बात कर लेता हूं इस मुद्दे पर, क्योंकि काफी सारे युवा मेरे साथ में यहां मौजूद है। सर, जिस तरह मुद्दे बना के रखी है, राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा है, राफेल एक बड़ा मुद्दा बना के रखा है, बड़े बड़े मुद्दे सामने ला के रखे जाते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव के अंदर ये मुद्दे ज्यादा अहम है या वो मुद्दे जिससे कि आपका और हर वोटर का सीधा सरोकार है? सर, मुद्दे तो वो सब बहुत सारे, जैसे चुनाव के वक्त जिससे वादे बहुत लोग वादे करते हैं, नेता है, वो वादे पूरे नहीं होते। तो सबसे पहले तो सारे जो वादे हैं अगर वो पूरे करें तो बहुत अच्छी बात है। आप स्थानीय मुद्दों की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और स्थानीय मुद्दों पर जाएं या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भी सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पे बहुत सवाल उठे। इस बार तो बेहतर रहेगा कि इस बार सरकार अपने वादों को पूरा करे, अगर उसे टिकना है तो। सामाजिक मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे, सर, जो बड़े बड़े मुद्दे बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों से ज्यादा अहम क्या कौन से मुद्दे हैं जिस पर कि आप वोट करने जाएंगे? स्थानीय मुद्दों पर। स्थानीय मुद्दे आप इंदौर के बता दीजिए कि ऐसे कौन से मुद्दे जो आपके जहन में है? सबसे बड़ी बात कि यहाँ से एक इंदौर पटना ट्रेन चलती है जो करीबन 10 साल पहले चालू हुई, उसको नियमित करने की एक बहुत बड़ी मांग है। करीब 15-20 लाख उत्तर भारतीय लोग रहते हैं और एक ट्रेन है, गरीब लोग रहते हैं जो कि लाइन लगाकर उन्हें कचरे मतलब जानवरों की तरह डब्बों में बिठाया जाता है, जिससे बहुत ट्रेन का मुद्दा है। जल संरक्षण का मुद्दा है। यहाँ पर जो तालाब है वो तालाबों पर अवैध भूमाफियाओं का कब्जा हो गया, और जो एक तालाब था पिपलियाना तालाब, जिस पर मतलब परमिशन दे दी गई कोर्ट बनाने की, जबकि ये जो वर्तमान में जो कोर्ट है ये मिड ऑफ सिटी है। स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, इंदौर के चारों तरफ से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से लोग पहुंचते हैं, सुविधा से संपन्न है। पर उसके बाद भी यहाँ के 100 करोड़ में बनने वाली ये कोर्ट, उसको वहाँ 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जरूर पूछूंगा सर, जैसे अब चौकीदार वाला मुद्दा बड़ा हो गया है, पार्टियां भुनाने में लगी है, राफेल का मुद्दा हो गया, उसको भुनाने में लगे, तो ये मुद्दे अहम लगते हैं आपको? राफेल का मुद्दा ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऐसा नहीं। चौकीदार वाला मुद्दा? चौकीदार वाला भी है कि चौकीदार के रहते हुए बोलते मैं चौकीदार हूं, तो इतना बड़ा आरडीएक्स कहां से आ गया साहब? चौकीदार ऐसा बोलते मैं चौकीदार हूं, तो इतना आरडीएक्स कहां से आया जिसके कारण हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा? सर, एक बुजुर्ग भी मेरे साथ में, राकेश, मैं उनसे भी समझ लेता हूं। सर, इस बार आपको कौन सा लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव के लिए आपके लिए अहम रहेंगे? अरे तो देश का मुद्दा तो रहता है सर, और अगर पार्टियां अच्छे कैंडिडेट खड़े कर सके तो वो खड़े ही नहीं कर पाती है। बिना उसके अपराधी तत्व होगा, उसको भी वो टिकट दे ही रही है, तो भी वोट दें किसको? यानी कैंडिडेट अच्छे होना चाहिए। राकेश, सुना आपने, एक बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहे हैं कैंडिडेट अच्छे होना चाहिए। या युवाओं से मैं फिर बात कर लेता हूं राकेश, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं की बात अहम होती है। सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार आपके स्थानीय मुद्दे कौन से, और जो इंडिया न्यूज ने जो मुहिम चलाई है, अब की बार लिख के दे दो। मुद्दे यही है कि जो भ्रष्टाचार की बात कर रही है सरकार, तो काफी हद तक कम तो हुआ है, लेकिन अब की बार अगर जो वादे करती है उसे वो लिख के दे, ताकि आगे से जो भी विपक्षी मैं आपके पास आऊंगा। युवाओं के लिए कुछ अलग से सवाल है, मैं उनके जवाब उनसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल सीधे मुंबई का रुख कर लेता हूं। मुंबई से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज पूरे महाराष्ट्र में महागठबंधन ने अपनी सीटों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। मेरा सवाल यह है कि लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन वादों पर सबसे ज्यादा उनकी डिमांड यह है कि इसे लिख कर दे सरकार? कौन से मुद्दे मुंबई के लोगों के लिए सबसे बड़े? बिल्कुल सही कहा राकेश आपने। देखिए, सही बात है कि तमाम ऐसे नेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। इसलिए इंडिया न्यूज एक बड़ी मुहिम चला रहा है कि अब की बार लिख के दो सरकार। क्या कहेंगे, आपके लिए बड़ा मुद्दा मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए क्या होगा, जिस आधार पर आप वोट देंगे और आप उस आधार पर नेताओं से मांगेंगे? देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई की बात नहीं है, मैं समझता पूरे हिंदुस्तान की बात है कि भी जितनी भी सरकारें आती हैं और जितने भी लीडर, जितने भी पार्टी के लीडर आते, तो सारे जितने भी आने के बाद सिर्फ वादे करते कि मैं ये कर दूंगा, इतनी नौकरियां दे दूंगा, ये घर बनवा दूंगा, हिंदुस्तान को इतना अच्छा कर दूंगा, रोड अच्छा कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो जैसे अपना चुन के जाते, 5 साल पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है। तो अब लोगों के अंदर एक चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जो भी लीडर आता है अपने पास वोट मांगने के लिए, उनसे लिख के मांगो कि भैया आप जो भी करोगे मेरे को लिख के दो लिखित में कि मैं ये करके आपको दूंगा। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग वोट देने वाले उनको नहीं है, जो लिख के देगा हमको उनको ही वोट देंगे हम लोग। बिल्कुल। एक मुद्दा क्या आपके लिए क्या मुद्दे होंगे? लगता है राफेल का मुद्दा बड़ा चल रहा है, चौकीदार का मुद्दा बड़े, अलग अलग मुद्दे जो राजनीतिक मुद्दे आ रहे हैं, लगता है आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए इस चुनाव में? देखिए, आम जनता की जो मेन बेसिक जरूरत है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है,
ये ऐसे अहम मुद्दे हैं कि इनका अगर समाधान हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा अपना। और फिर रह गया सवाल, वादे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो एक भी पूरे नहीं होते और 5 साल बाद तक कोई दिखता नहीं है। इलेक्शन आता है फिर लोग दिखाई देते हैं, इसलिए ये जवाबदेही इसकी तय होना चाहिए कि भाई आप अगर इस वादे को पूरा किया, आपने वादा किया है पूरा करें, नहीं करते हैं तो आप इसका जवाब दें। फिर आप क्या कहेंगे कि क्या लगता है कि आप भी अथवा आगे जाइए, आप भी क्या कहेंगे कि आप भी लिख के मांगेंगे, आप जो नेता आएंगे लिख के दो सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। हर साल नेता जो आता है पहली बार मिलता है मगर 5 साल वापस किसी को मिलने नहीं आते। जो भी वादे करते हैं कभी पूरा नहीं करते। पब्लिक हर समय उनको मिलने जाती, कभी मिलते नहीं है। एक बार चुन के गए तो वापस किसी को मिलने को नहीं आते। हर साल वादा करने के बाद भी वो वादा कोई लिख के नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो भी आप वचननामा डिक्लेयर करोगे वो वचननामा आपने लिख के देना बहुत जरूरी है। पब्लिक को फंसाना नहीं चाहिए नेताओं ने। लेकिन आपके हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए? एक तो अगर हम कहें मुंबई के लिए, क्योंकि आप मुंबई में इतने सालों से मुंबई कर हैं, महाराष्ट्र ने खासतौर से, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए कि जो जिस तरह चुनाव लड़ना चाहिए? ज्यादा से देखो, आप मुंबई में विरार की ट्रेन जो चलती है, विरार के ट्रेन में इतने आदमी लोग का तकलीफ हो रही है। वहां पे डबल ट्रैक करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना के अगर वो ट्रेन चलाई जाए तो पब्लिक का रश कम हो जाएगा। आपने मेट्रो का काम कर रहे हो मगर मेट्रो का काम से हमको ज्यादा फायदा नहीं है उसमें। फर्स्ट फ्लोर वहां पे चालू करने से विरार ट्रेन ज्यादा चलेगी, पब्लिक की तकलीफ कम हो जाएगा उससे। तकलीफ कम होगी। आप क्या कहेंगे, किस आधार पर आप लगता है कि वोटिंग करने वाले हैं? लगता है कि नेताओं भरोसा आपको रहेगा कि आप भी लिख के मांगने वाले हैं? मुझे भी भरोसा है नहीं। मैं भी यही चाहता हूं जो इनके जैसा कि वो लिख कर दे तो हम उनको वोट दे। अगर वो वोट चाहते हैं तो लिख कर देना उनको जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो आए दिन ये पार्टी में से उस पार्टी में, उस पार्टी में से इस पार्टी में जो जाते हैं, इन पे सबसे पहले तो रोक लगानी ही चाहिए। या अगर रोक नहीं लगा सकते तो भले आए जाए, लेकिन जो आया है तुम उनको फौरन टिकट दे देते हो, ये चला है। तो ये ना हो, जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में आदमी जाता है, खाली इस पार्टी में मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मैंने उस पार्टी में गया, वहां से टिकट हासिल किया। ये जो मतलब जो है इनका कारोबार, ये बंद होने के लिए जो भी पार्टी छोड़कर जाएगा उसको 5 साल तक। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा एक मुद्दे भी होने चाहिए कि नेताओं से आप क्या अपील कर दें, क्या उनसे मांगे, क्योंकि लिख के मांगेंगे तभी साथ उनको लगेगा कि अब हमसे लिखित मांगा जाए, तब आप जवाबदेही होगी। यही कि महंगाई जो भी है हम जरूर कम करेंगे। जो भी है रेशन कार्ड का जो भी है, हर चीज जो भी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का, डीजल का। लेकिन आप एक बताइए कि क्या चलिए अभिषेक, आपको लगता है बड़े अभिषेक मैं आपके पास लौट कर आता हूं। और जिस तरीके से इन सज्जन ने कहा कि वाकई उम्मीदवारों के लिए कई बार टिकट उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है और उसी आधार पर पार्टी बदल देते हैं, तो वाकई क्या जनता ये सोच रही है कि उनके हिसाब से अगर कैंडिडेट मुद्दे न तय करें तो वो कैंडिडेट को ही बदल दें, दूसरे किसी को मौका दें उनकी सेवा करने का? लखनऊ का रुख करते हैं, वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, लखनऊ में चुनौती बिल्कुल साफ तौर पर सामने है। लोगों से जरा ये जानिए कि वाकई उनके लिए जातीय समीकरण मायने रखते हैं क्योंकि इसी आधार पर एसपी बीएसपी ने गठबंधन किया, या फिर वाकई उनके लिए मुद्दे, असल मुद्दे मसलन रोजगार, मसलन राष्ट्रीय सुरक्षा, या फिर दूसरे मुद्दे हावी होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं इस वक्त तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि एक डायवर्जन हो रहा है जिसकी वजह से पुलिस ने यहाँ से कुछ लोगों को जो मेरे साथ खड़े थे उन्हें अभी हटा दिया है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण है और जिस तरीके से इतिहास देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो हमेशा से ही जातीय समीकरण जो है वो हावी रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसको भी इस बार जो है ध्यान में रख के अगर पूरे इलेक्शन में जिस तरीके से कैंडिडेट्स उतार रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसको अगर ध्यान में देखा जाए तो वो लोग भी खास तौर पे इस चीज के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं कि जहां पे जाति का एक प्रभाव है, जिस जाति का प्रभाव है वहां पे उसी जाति से संबंधित कैंडिडेट्स को उतारा जाए जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल पाए। तो जातीय समीकरण अभी भी जो है प्रभावशाली है उत्तर प्रदेश में और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है बैकसीट पे है। और ये एक बड़ा सवाल है जो कि यहाँ की जनता पूछना चाहती है, वो लगातार पूछती भी आ रही है कि कब तक जातियों के नाम पे जो है वोटों की राजनीति जो है वो की जाएगी, कब तक हिंदू मुस्लिम या फिर कहा जाए जो कम्युनिटीज है, कास्ट है, उनके नाम पे जो है ये राजनीति चलती रहेगी। वो भी चाहते हैं कि रोजगार एक मुद्दा रहे, वो भी चाहते हैं कि जो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बात करते हैं डेवलपमेंट की,
वो एक मुद्दा रहे, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर कहा जाए जो हेल्थ सिस्टम है, ये दोनों ही सिस्टम जो है बहुत ही जर्जर हालत में है। इनको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज ही पेशेंट जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस अभी भी ट्रैफिक में फंसी रहती है। इसके लिए क्या रोड मैप बनाया है? मैं आपको बता दूं, मैंने लखनऊ में एक ऐसे ही एक कैंपेन जो है आपकी बात लिख के दो सरकार के तहत मैंने लोगों से बातचीत की, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको लेके कोई भी नेता जो है वो सजग नहीं दिखाई दे रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी वो इंतजार कर रही है कि दिल्ली जैसी हालत हो जाए, यहां भी लोग सफोकेट करें, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाए लखनऊ, और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मेट्रो यहां पे बनाई गई है, लेकिन मेट्रो को और भी जो किराए हैं उसके वो ज्यादा हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है अगर इसे और ज्यादा यूज में लाना है तो किरायों को अफोर्डेबल करना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनके अंदर ट्रैवल कर पाए और रोड पे जो भीड़ है वो कम हो पाए। जी ठीक है, चलिए पंडित, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बार फिर से मैं इंदौर का रुख करता हूं। एहतियाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, हाल फिलहाल में अगर देखें तो इंदौर ने बहुत तेजी से डेवलप किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इंदौर के जो युवा आपके साथ हैं उनसे जरा पूछिए, क्योंकि आजकल रोजगार की कोई बातचीत नहीं कर रहा। पहले तो कुछ समय पहले लगातार बातचीत होती थी, बेरोजगारी के आंकड़ों पर बातचीत होती थी, रोजगार कितना मिला इस पर बातचीत होती थी, लेकिन आजकल बातचीत सिर्फ राष्ट्रवाद पर बातचीत हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बातचीत हो रही है, चौकीदार पर बातचीत हो रही है, राफेल पर बातचीत हो रही है। ऐसे में इंदौर के युवाओं का क्या कहना है? बिल्कुल राकेश, मैं सवाल लेकर सीधे युवाओं के पास ही चलता हूं। सर, आज के दौर के अंदर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। रोजगार में आपको क्या लगता है कि बाकी सारे मुद्दे बहुत ज्यादा आगे आ गए, रोजगार का मुद्दा कहीं पीछे रह गया है? राफेल की बात हो जाती है, चौकीदार की बात होती है, लेकिन अब रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार के मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। क्योंकि जैसे पहले बोला था कि 200 या 200 मतलब याद नहीं मुझे कितने लोगों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया लोगों को। ऐसा रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है और बाकी सारे मुद्दे आपको लगता है कि इस मुद्दे के आगे कहीं भी स्टैंड कर रहे हैं? रोजगार इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। लाइक देखा जाए तो अभी मैं एक जॉब फेयर में गया था, वहां पर इतने सारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे कि शायद जितने तो इस देश में मजदूर भी नहीं होंगे। तो रोजगार पे तो खास ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चों की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जब यहाँ के देश के बच्चों की वैल्यू नहीं होगी तो फिर देश की भी वैल्यू कहीं नहीं होनी है। सर, आपको खुद को कभी दिक्कत मशक्कत करनी पड़ती है अपने जॉब पाने में? बिल्कुल करनी पड़ती है। लाइक आई एम ऑल्सो इन MBA स्टूडेंट, और मुझे एक प्लेसमेंट लेने में 3 महीने लग गए थे, और वो भी हमको महीने का 10,000 12,000 रुपए से पूछा जाता है। तो ये कोई MBA स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है। और कहा जाए तो देखा जाए तो एजुकेशन की तो वैल्यू ही नहीं रह गई है इंडिया में, बिकॉज जब स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है, कंट्री के लोगों की वैल्यू नहीं है, तो फिर एजुकेशन तो कुछ भी कोई इन सब के बीच में जब बड़े बड़े बात आ जाती है, चौकीदार वाला मुद्दा आ जाता है, राफेल वाला मुद्दा आ जाता है, क्या आपको लगता है कि वो आपको कोई अहमियत रखता है? बिल्कुल रखते हैं ना। ये सब मैनिपुलेट करने के लिए है जनता को। यार जनता सही जगह फोकस ही ना कर पाए, इसके लिए आप जनता को ऐसी जगह फोकस करने पर मजबूर कर देते हो कि आपका तो काम हो जाता है, और बेचारे अपनी जनता को बेवकूफ बनाकर अगर आप सरकार चला रहे तो कितने दिन चला लेंगे। राकेश व्यथा है इन युवाओं की, आपने सुना। और राकेश, इस मामले में एक और बुजुर्गवार जो मेरे साथ में थे वो एक गाना मुझे सुना रहे थे कि जो दल बदल वाला जो मामला अभी हम लोगों ने सुना था जब अभिषेक जब बात कर रहे थे, तो उस गाने के कुछ 2 बोल वो कहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेक के दौरान उन्होंने वो गाना गुनगुनाया था कि दल बदल असल में होता क्या है। जी, वो बालक पिक्चर का गाना था जी। एक स्टेज पे लंगड़ा बच्चा गाता था बालक पिक्चर, उसका गाना था। गाना क्या था सर? सुन ले बापू ये पैगाम मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में तुझको लिखता पहले तुझको राम राम, नेता हो गए दर बल्दू देश की पगड़ी रहे उतार, तेरी लकड़ी सभी पकड़ी तेरी बकरी ले गए चोर, प्राण प्राण से टकराता है कौन करे भारत की बात, तू पंजाबी में गुजराती कौन करे भारत की बात, कौन करे भारत की बात। राकेश, आपने सुना। चलिए इन्हीं लाइनों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वर्णित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन साहब ने ये लाइनें सुनाई, हमारा जो मकसद है इस कैंपेन के जरिए, मकसद यह है कि नेताओं को यह बता सके कि जनता उनसे वादे क्या चाहती है और आप मुकरते हैं। ये बात भी अच्छे तरीके से जनता जानती है, इसलिए मुकरे नहीं। और आप लोगों से भी अपील है कि बड़ी संख्या में वोट जरूर करें। फिलहाल वक्त ब्रेक